हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 और अमृत उपाध्याय 007 यानी इंस्टा और टेलीग्राम दोनों पर ही अमृत उपाध्याय 007 है। आप चाहें तो मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। 2022 का सवाल है, बताइए सही है या गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यह सही है या गलत है। दीपक लिख रहे हैं कि कुछ तो कंफ्यूज आप कर देते हैं बार बार बोल के, तो ऐसे जब टेस्ट सीरीज होगा तो आपको कंफ्यूज करने का तो मेरा काम है ना। मैं थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि आपने ठीक से रिवाइज कर लिया है कि नहीं। बताइए, संविधान संशोधन विधेयक में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है या नहीं, सही है या गलत है। गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता ही है कि धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, वित्त विधेयक टाइप 1 में पूर्व अनुमति जरूरी है। लेकिन हमने ध्यान दिया था कि संविधान संशोधन विधेयक को लेकर यह ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती, तो इसलिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दें। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बताइए, सही है या गलत है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो उस पर अपनी अनुमति दें। सही है या नहीं। राइट है, और ज्यादातर लोगों का रॉन्ग है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको याद है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है। 1971, जो राष्ट्रपति के लिए उसमें लिखवा दिया गया कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की बाध्यता है, यानी राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसको अनुमति देना है। तो यह बाध्यता है राष्ट्रपति के पास कि वो अनुमति दे। संविधान संशोधन, तो यह सही हो गया। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। यह सही है या गलत है। अभी अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं, यानी दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब 50% प्लस 1 प्लस 2/3 उपस्थित और मत देने वाले या प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए दोनों ही सदनों में, तब जाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित होगा। और संयुक्त बैठक का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा का बराबर इसमें पावर है। तो क्या सही होगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बेयर एक्ट में देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं हमारे। बाध्यकर है कि अपनी अनुमति दें, क्या लिखा हुआ है यहां। इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में, पहली लाइन जिसको नोट करना है, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके किया जा सकेगा, और वह विधेयक प्रत्येक सदन में, दोनों ही सदनों में, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया।
फिर वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। बस याद क्या रखना है, ये 24वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए हुआ है। ठीक है। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का सवाल है। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ये सही है स्टेटमेंट या नहीं है? जब हम लोग निर्योग्यता पढ़ रहे थे तब हमने इस पर बातचीत की थी। डिस्क्वालिफिकेशन पर जब बात कर रहे थे संसद सदस्यों की। ठीक है। तो यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकेगा। इसमें यूपीएससी ने बस एक छोटा सा खेल किया है, 6 मास के अंदर लिख दिया है। और हमने जब पढ़ा था निर्योग्यता को तो क्या पढ़ा था? 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यानी 6 माह के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 माह के बाद नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले में विनिश्चय करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया है कि इतने समय के भीतर ऐसा कर ले। ठीक है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है या है? तो केवल 2 सही है। आजकल क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक पूछा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। उस कंडीशन में कथन पकड़ना है कि केवल 2 सही है। एक पूछा जा रहा है कितने कथन सही हैं। उसमें कंफ्यूजन क्या हो जा रहा है, कितने कथन में आप अगर मान लीजिए इसको हटा दीजिए और इसमें पूछा गया रहता कितने कथन सही हैं, तो आंसर क्या होता? 1, केवल 1 कथन सही। लेकिन वो एक ये नहीं है, इन दोनों में से एक कथन सही है। ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। चलिए, 10वीं अनुसूची जिसको हम दल बदल कानून कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें कहां लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। कब? जब वो अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 मास की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। यही समाप्ति को कर दिया है यूपीएससी ने 6 माह के भीतर। ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। निम्नलिखित में से लोकसभा की अनन्य शक्तियां, एक्सक्लूसिव पावर्स कौन कौन सी हैं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 केवल 2, 1 और 3 केवल 3। पहला, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है या फिर नहीं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा का मतलब सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, सिर्फ लोकसभा द्वारा इसको पारित करना है या दोनों सदनों द्वारा करना है। अगर सिर्फ लोकसभा का है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्सक्लूसिव पावर है, अनन्य शक्ति। पहले की बात बताइए, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन सिर्फ लोकसभा की शक्ति है या फिर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बराबर है? आपात की उद्घोषणा जब होती है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा में 1 महीने के भीतर
1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को विशेष बहुमत से इसे पारित करना होता है, अदरवाइज ये एग्जिस्टेंस में नहीं रह जाता। अभी हमने पढ़ा नहीं है इमरजेंसी, तो इसलिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको न जानते हो। मैं देख लेता हूं अगर इस पर कुछ है, नहीं चलिए। तो ये जो है इसमें एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये बताएंगे आप कि ये सही है कि नहीं है, ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है कि नहीं। सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, इसका मतलब आप लोग पीवाईक्यू नहीं देखते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं उठाते। इतना कहने के बाद भी आर्टिकल 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहां आता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा का की अनन्य शक्ति है। फिर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, महाभियोग दोनों में से किसी भी सदन में ले आया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा का नहीं है। तो इसलिए इसमें कौन सा सही है? केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2022 का सवाल है। और यहां से पता चलता है कि अब यूपीएससी ने क्वेश्चंस का दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लोकसभा के नियमों से भी सवाल पूछ रहा है। तो जनरली आप संविधान पढ़ते हैं, उपाध्यक्ष के विषय में आपको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये सवाल जो पूछा गया है ये नियमों से पूछ लिया गया है। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है पॉइंट, आप बताइए ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। हमने देखा था कि 10वीं लोकसभा तक सत्ता पक्ष से ही हुआ करता था उपाध्यक्ष भी, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद एक रवायत है कि जो अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष से होता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्ष से होता है। ठीक है, विपक्षी दल का होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं हो सकती। यह स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर उपाध्यक्ष बैठता है, 2 कंडीशन में, जब अध्यक्ष के पद की रिक्ति हो जाए उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाता है, और अगर वो एब्सेंट है, कहीं गया हुआ है, किसी वजह से एब्सेंट है, तो उस समय भी उपाध्यक्ष प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाता है। उन दोनों ही कंडीशनों में उसकी शक्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति है, और उसके फैसलों के विरुद्ध अपील नहीं होती, निर्णयों के विरुद्ध। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें संसदीय पद्धति बता रहा है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता। उपाध्यक्ष की नियुक्ति संसद के सदस्यों के बीच से ही होती है, प्रधानमंत्री के रोल का सवाल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन सा सही हुआ? 3 और 1। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नियमों से लिखा गया है, ये निकाला गया है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि उपाध्यक्ष का अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को ये नहीं, इसको काट दीजिए, चैप्टर का नाम है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, और महासचिव यानी लोकसभा का अपना सचिवालय होता है और राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, उसमें सारा कामकाज जो जितने भी आवेदन जाते हैं किसके नाम से जाते हैं? सचिवालय में महासचिव के नाम से। तो महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेज दी जाती है। इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए, महासचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दी जा सकेगी। कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है कि संसद सदस्यों के बीच से ही उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, और इस बारे में सूचना दी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कोई नहीं बताएगा। भारत में कह रहा है ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कानून है। उस कानून का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट।
1951। इसकी धारा 33 में बताया गया है कि मैक्सिमम 2 सीट से ही कोई निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ सकता है। यह प्रोविजन 1996 से हुआ है, 1996 से हुआ है। 96 के पहले ऐसा कोई बाड़ नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। कानून है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 से ज्यादा सीट से आप नहीं लड़ सकते। 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। यह बात बिल्कुल ठीक है कि 1991 में लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा चुनाव से श्री देवीलाल ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट ठीक है। अब इसी से पता चलता है कि किस डेप्थ में सवाल पूछे जा रहे हैं अभी की स्थिति में। 2021 का सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपकी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस फील हो। ठीक है, आरपीए 1951 सेक्शन 33 अधिकतम 2 जगह से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। मेरे ख्याल से 33(7) है ये, लेकिन ये 96 से इंप्लीमेंट हुआ है। 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव से 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। ये बात सही। तो ये सही हो गया, ये गलत है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए अगर अभी का नियम यह है कि 2 सीट, ये सभी कह रहा है कई निर्वाचन क्षेत्रों से, मान के चलते हैं कि 2 सीट से किसी ने इलेक्शन लड़ा, दोनों पर जीत गया, तो एक तो खाली करना पड़ेगा ना, कोई एक खाली करेगा, तो उसके बाई इलेक्शन का खर्च कौन उठाएगा? उसकी पार्टी उठाएगी या फिर ये कह रहा है इसकी पार्टी उठाएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस बाई इलेक्शन का खर्च निर्वाचन आयोग उठाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ही करता है, इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराता है बाई इलेक्शन और उसका ही खर्च होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, रीजनल लीडर्स टुक दिस टू अनदर लेवल। तेलुगु देशम पार्टी फाउंडर एनटी रामाराव कंटेस्टेड 3 सीट्स, ठीक है, इन 1985। असेंबली पोल्स, 3 असेंबली पोल्स थे, विधानसभा के चुनाव थे, तीनों जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद 1991 में, 1991 में हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवीलाल ने 3 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, सीकर, रोहतक और फिरोजपुर। ठीक है, साथ ही एक असेंबली सीट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और सारे से हार गए थे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मतलब ये सवाल जो पूछा गया है आपके साथ घोर अन्याय है। ऐसा नहीं है, ये वही ट्रेंड है करंट से स्टैटिक को पकड़ना। अब करंट में कभी ये आर्टिकल आया होगा, इस आर्टिकल में जिक्र आया होगा, करंट में ये डिबेट रहा होगा, उस दौरान आप अवेयर नहीं थे, इसलिए ये चीजें छूट गई हैं। तो ऐसे सवाल बन रहा है, इसलिए बहुत गहराई में पढ़ने की जरूरत है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? किसकी बात हो रही है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्योति बी, कोमल बी, मनोज कुमार बी, अश्विनी बी, सबका बी है। मतलब कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75(3). मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और संसद द्वारा हटाई जा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ले आकर हटाया भी जा सकता है। जब सदन में, लोकसभा में अगर सरकार ने अपना विश्वास खो दिया तो उसको हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यह स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? पहला बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। सही है या गलत है? ठीक है, सही है। चलिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, इसका मतलब कितने साल का है? 18 हो चुका है या उससे ज्यादा है। किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है क्या 18 साल का व्यक्ति? ऐसे यूपीएससी आपकी भावनाओं के साथ इस तरीके से खेलता है। आपकी भावनाएं तुरंत इस बात पर शिफ्ट कर गई कि जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है 6 महीने के लिए उसको मंत्री बनाया जा सकता है। उस दौरान वो किसी सीट से इलेक्शन लड़के विधानसभा का सदस्य बन जाएगा, या विधान परिषद है तो विधान परिषद का मेंबर बन जाएगा। लेकिन भावनाएं आहत हो गई जब गलत हो गया, क्योंकि आपने बहुत छोटी सी बात नहीं ध्यान दी कि यहां लिखा हुआ है जो मतदान के लिए योग्य है, इसका मतलब 18 और 18 प्लस आदमी मतदान के लिए योग्य होता है। तो कम से कम मंत्री कौन बनेगा? जो विधायक होगा या विधायक बनने के लिए एलिजिबल होगा, तभी तो मंत्री बनेगा। ठीक है। और विधायक कितने साल में बनेगा? 25 साल में कम से कम। तो फिर ये गलत है। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एलिजिबल नहीं रह जाता, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। बताइए ये सही है या फिर गलत है? गलत है। ज्योति सही। गलत है। क्यों गलत है? गलत का आधार क्या है? क्या लॉजिक है गलत का? क्यों गलत है ये भी तो बताइए। दो बातें। एक तो ये कह रहा है 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, जबकि सेक्शन 8 क्या कहता है? आरपीए 1951 का सेक्शन 8 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए अगर दंड दिया गया है तो वो क्या होगा? इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। और यहां लिखा है स्थायी तौर पर, तो ये भी गलत है। ठीक है। तो ना तो 1 और ना ही 2, ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी आह्वान कर सकता है। सही है या गलत है? भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसको वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। सही है। ज्योति ने सीधे आंसर बता दिया, सी 1 और 3। सही है ना? चलिए, मैक्सिमम लोग सही कह रहे हैं तो सही मान लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है ये? कहां पढ़ा था हमने? आर्टिकल 85। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। ठीक। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे, ऐसे समय पर जब वो ठीक समझे, संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन 2 सही है या गलत है?
ऑप्शन कथन 2 स्टेटमेंट 2, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। सही है, गलत है? ज्योति कुमारी सही है। तो फिर आपने आंसर गलत दिया था, 1 और 3। अभी अभी तो आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे सत्र आहूत करेगा, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और अगली सत्र जब शुरू हो उस डेट के बीच में 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साल भर में 2 ही सत्र अनिवार्य हैं, ठीक है, 3 सत्र नहीं। संविधान 3 सत्र अनिवार्य नहीं करता, जो भाषा है उससे 2 सत्र अनिवार्य होते हैं। वो भी क्या है, एक सत्र की अंतिम तिथि और अगले सत्र की पहली तिथि, इसके बीच में 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, यह बात बिल्कुल सही है। कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं किया गया है कि इतने दिन तो संसद चलना अनिवार्य है। तो इस तरीके से क्या इसका सही उत्तर हुआ, एक ये और एक ये, 1 और 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? इसका आंसर तो आप आंख बंद करके दे सकते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। बताइए, इसका उत्तर नहीं दिया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी सेशन में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो इसका उत्तर तो देना बनता है। 2020 का सवाल है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? चलिए, किसी को डाउट नहीं है, बीच बीच में जिसको डाउट है उसको पढ़ने की जरूरत है, या तो क्वेश्चन या फिर पूरी पढ़ाई। अभी अभी हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां कहां बराबर हैं? संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की बराबर शक्तियां हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अब बताइए, आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ और बच गए हैं, अगर कहेंगे तो कल उसको करा लेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। अदरवाइज फिर आगे बढ़ जाएंगे। करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक लग रहा है? ऐसे आप लोग तो करेंगे नहीं, तो कराना ही पड़ेगा। जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हैं उनको करा लें या छोड़ दें? करने हैं? चलिए, तो जो बचे हुए हैं उसको कल करा लेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, बाय। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।